नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अब आपकी कक्षा 9th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा का अध्याय 11 झांसी की रानी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कालजयी रचना है जो 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह कविता वीरांगना लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर उनके वीर गति प्राप्त करने तक के ओजपूर्ण जीवन वृत्त को चित्रित करती है। कवित्री ने रानी के साहस, शौर्य और अंग्रेजों की हड़प नीति के विरुद्ध उनके प्रखर संघर्ष का सजीव वर्णन किया है। वीरता और देश प्रेम के भावों से ओतप्रोत यह कविता अपनी कथात्मक शैली और गेयता के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। यह पाठकों को उस दौर का याद दिलाती है जब रानी ने अकेले ही अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था। इस पाठ की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म 1904 ईस्वी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था, देश की पहली महिला सत्याग्रही रहीं। इनकी प्रमुख रचनाएं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र। 1948 में एक कार दुर्घटना में इनका आकस्मिक निधन हो गया था। उनकी कविताओं में वीर रस और स्वाधीनता संग्राम के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई देती है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया है। झांसी की रानी ऐतिहासिक कैनवास। यहाँ पर इस कविता की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान, यह कविता वीर रस में है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सन 1857 की क्रांति और हड़प नीति के विषय में इस कविता में बताया है। साहित्यिक विशेषताएं, आला छंद, बुंदेली लोकगीतों का प्रभाव आप इस कविता में देखेंगे। संदेश, नारी शक्ति, देशभक्ति, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष इस पाठ में रानी लक्ष्मीबाई के माध्यम से बताया गया है। कविता में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चक्र को बताया है। बचपन में उनका नाम छबीली था। विवाह हुआ गंगाधर राव से, फिर रानी विधवा हो गई। उन्होंने युद्ध किया अंग्रेजों के साथ और फिर वीरगति को प्राप्त हुई। यह कविता मात्र इतिहास नहीं बल्कि लोक स्मृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। कविता का सार, एक ऐतिहासिक यात्रा। बचपन, कानपुर में नाना साहब की छबीली, अस्त्र और शस्त्र ही उनकी सहेलियां थीं। झांसी की रानी का विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ। महलों में खुशहाली छाई, लेकिन कुछ समय बाद वैधव्य और संकट, राजा की अकाल मृत्यु हुई। डलहौजी की हड़प नीति का शिकार हुई रानी। 1857 का संग्राम, अंग्रेजों का विरोध हुआ। रानी ने उद्घोष किया, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। उसके बाद युद्ध हुआ और कालपी और ग्वालियर के बीच में अंततः 23 वर्ष की उम्र में रानी वीरगति को प्राप्त हुई। कविता, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत में उत्पन्न राष्ट्रीय जागरण और वीरता की भावना का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान बताती हैं कि जब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ गए थे तब भारत की राज सिंहासन तक हिल गए थे। विभिन्न राजवंशों के शासकों के मन में क्रोध की लहर उठ गई थी। सिंहासन हिल उठे, यानी राजाओं के सिंहासन हिल उठे थे। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। लंबे समय से पराधीनता के कारण निराश और निर्बल प्रतीत होने वाला भारत अचानक नई ऊर्जा और उत्साह से भर गया। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। लोगों ने अपनी खोई हुई स्वतंत्रता का महत्व समझा और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का
दृढ़ संकल्प किया। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी कौन? अंग्रेज। सब लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का दृढ़ संकल्प लिया। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। इसी समय 1857 की क्रांति रूपी वह पुरानी वीरता की तलवार पुनः चमक उठी, जिसने भारतीयों के हृदय में साहस और संघर्ष की ज्वाला प्रज्वलित की। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कवित्री आगे कहती हैं कि बुंदेलखंड के लोक गायकों से उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, जिन्होंने अपने अद्भुत साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए पुरुषों के समान युद्ध किया। वास्तव में वे असाधारण वीरांगना थी, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। उनका नाम लक्ष्मीबाई था, किंतु कानपुर के नाना साहब उन्हें अपनी मुंह बोली बहन मानते थे। उन्हें प्यार से छबीली कहकर पुकारते थे। लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य लड़कियों की तरह, क्या कहती हैं, नाना के संग पढ़ती थी। वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन है वो अन्य लड़कियों के समान नहीं था। गुड्डे गुड़िया या खिलौने के साथ नहीं बीता, बल्कि उनका जो बचपन था वो नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी। उन्हीं के साथ युद्ध कला और खेल खेलती थी। जहाँ साधारण बालिकाएं अपनी सहेलियों के साथ में खेलती हैं, वहीं लक्ष्मीबाई की सहेलियां कौन थीं? बरछी, ढाल, तलवार और कटार जैसे हथियार उनकी सहेलियां थीं। उन्हें बचपन से ही अस्त्र और शस्त्र चलाने का शौक था। केवल शस्त्रों में ही नहीं निपुण थीं। आगे कवित्री कहती हैं, वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी थी। बल्कि उन्हें वीर शिवाजी महाराज के पराक्रम की कहानियां मुंह जवानी याद थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन्हीं गाथाओं ने उनके भीतर देशभक्ति और वीरता की बचपन के बीज बो दिए। और कवित्री कहती हैं कि बुंदेलखंड के गायकों से हमने रानी की कहानियाँ सुनी हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। कवित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई को देखकर यह तय करना कठिन था कि वे साक्षात लक्ष्मी हैं या शक्ति की देवी दुर्गा। वे तो स्वयं वीरता की अवतार थीं। जब वे अपनी तलवार से प्रहार करती थीं तो उनकी बिजली जैसी फुर्ती और कौशल देखकर मराठा वीर अत्यंत प्रसन्न और पुलकित हो जाते थे। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। खिलवाड़ मतलब खेल। कवित्री कहती हैं कि नकली युद्ध करना, सेना के साथ सेना के लिए व्यूह रचना करना, शिकार खेलना, दुश्मन की सेना को घेरना और किले तोड़ना, ये सब उनके बचपन के पसंदीदा खेल थे। इन खेलों ने उन्हें एक महान सेनापति के रूप में तैयार किया। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वे महाराष्ट्र की कुल देवी आराध्य देवी भवानी माँ दुर्गा की ही पूजा करती थीं। वीरता और भक्ति के साथ यह मेल उनके व्यक्तित्व को और भी ऊंचा बनाता था। बुंदेलखंड के लोक गायक हर बोलों के माध्यम से हमने यही कहानी सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में पुरुषों के समान अदम्य साहस के साथ लड़ी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में।
राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहती हैं कि झांसी की रानी हुई वीरता की, वैभव की। यहाँ लक्ष्मीबाई वीरता और झांसी के राजा गंगाधर राव वैभव के मिलन को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ कवियत्री बताती हैं कि लक्ष्मीबाई का झांसी में आना ऐसा था मानो, कवियत्री कहती हैं कि हुई वीरता की, वैभव के साथ सगाई झांसी में। उनका आगमन, झांसी में आना एक विवाह नहीं बल्कि दो महान शक्तियों का मिलन था। ब्याह हुआ, रानी बन आई, रानी का विवाह हुआ और रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। राजमहल में बधाइयाँ बजने लगी और झांसी में खुशियाँ छा गईं। सुबट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। यहाँ पर सुभट यानी महान योद्धाओं का कोई यशोगान स्वयं साकार होकर झांसी में आ गया हो, ऐसा प्रतीत हुआ। चित्रा ने अर्जुन को पाया। कवित्री कहती हैं कि ऐसा लगा जैसे चित्रा ने अर्जुन को प्राप्त कर लिया है, या शिव से माँ भवानी पार्वती का मिलन हो गया है। यह मिलन झांसी के सौभाग्य का प्रतीक था और बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से हमने यही कहानी सुनी है। आगे कवियत्री कहती हैं, उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कहाँ कब भाई। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं दया आई। उदित हुआ सौभाग्य, रानी लक्ष्मीबाई के आने से झांसी का सौभाग्य जागृत हो गया और महलों के चारों ओर खुशियों का प्रकाश फैल गया। किंतु समय की कालगति चुपके चुपके दुख के बादल घेर लाई। विधाता को भी यह समझ नहीं आया कि जिन हाथों में शत्रु पर तीर चलाने का सामर्थ्य था, उन हाथों में सुहाग की चूड़ियाँ अधिक समय तक कैसे रहें। रानी विधवा हुई, हाय। अत्यंत दुख का समय आया जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। कवित्री कहती हैं, विधि को भी नहीं दया आई। नियति इतनी निर्दयी थी कि उसे रानी के इस कष्ट पर जरा भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। राजा जी निसंतान यानी बिना किसी संतान के मरे थे, जिसके कारण रानी गहरे शोक में डूबी हुई थी। उनके सामने न केवल अपना व्यक्तिगत दुख था बल्कि झांसी के भविष्य को लेकर भी गहरी चिंता थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से हमने यही कहानी सुनी है। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। बुझा दीप झांसी का तब, राजा गंगाधर राव की जब मृत्यु हुई तो झांसी का राज दीपक बुझ गया। तब अंग्रेजों के गवर्नर जनरल डलहौजी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा राज्य हड़प करने की अब उसके अच्छा अवसर था। उसे लगा कि झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का यह सबसे अच्छा अवसर है। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। राजा के निसंतान मरने के कारण उसने झांसी को लावारिस घोषित कर दिया और स्वयं उसका वारिस बनकर अधिकार जताने लगा। उसने बिना देरी किए हुए अपनी फौजें भेज दी और झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। जिस झांसी के लिए रानी लक्ष्मीबाई
जिस झांसी के लिए लक्ष्मीबाई रानी बनकर आई थीं, आज उसे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। अपनी आंखों में आंसू भरकर रानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि उनकी प्रिय झांसी आज उजड़ जाएगी। अंग्रेजों ने एक विधवा रानी के दुख की चिंता न करते हुए राज्य पर कब्जा कर लिया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। रानी ने अश्रुपूर्ण यानी दुख और चिंता करते हुए उस झांसी को देखा और रानी बहुत दुखी हुई। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से सुनी है कि रानी ने पुरुषों के समान साहसी होकर अंग्रेजों से युद्ध किया था। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी वन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय, अनुनय करना यानी कि प्रार्थना करना या विनती करना। अंग्रेजों की चाल बहुत ही भयानक और विचित्र थी। वे किसी की विनती नहीं सुनते थे। जब ये अंग्रेज भारत आए थे तब वे केवल एक साधारण व्यापारी बनकर आए थे और यहाँ राजाओं से व्यापार करने के लिए दया की भीख मांगते थे। लेकिन धीरे धीरे डलहौजी ने पूरे भारत पर अपने पैर पसार लिए और अब तो स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी थी। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जो अंग्रेज कभी हाथ जोड़ते थे और उन्होंने अपने यानी अब उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े राजाओं को और नवाबों को भी अपमानित कर अपने पैरों तले ठुकरा दिया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। समय का चक्र ऐसा बदला कि जो रानियां महलों में राज करती थीं, अंग्रेजों की गुलामी के कारण उनकी स्थिति दासी जैसी हो गई। परंतु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इस पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। उन्होंने दासी जैसी स्थिति को ठुकराकर त्याग कर फिर से महारानी का गौरव प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। और यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से सुनी है। आगे, छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि छिनी राजधानी दिल्ली की। अंग्रेजों का प्रभाव इतना तेजी से बढ़ा कि उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली को भी जीत लिया और लखनऊ पर भी वे बहुत आसानी से अधिकार कर लिया था। कैद पेशवा था बिठूर में, मराठा पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया गया था और नागपुर पर भी धोखे से उन्होंने हमला करके उसे हथिया लिया था। जब अंग्रेजों ने सिंध पंजाब और ब्रह्म यानी वर्मा जैसे शक्तिशाली राज्यों पर भीषण हमला कर उन्हें अपने अधीन कर लिया, तो फिर उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक जैसे छोटे राज्यों की क्या विसात। वे भी अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल और मद्रास जैसे अन्य प्रांतों की स्थिति भी अलग नहीं थी। वे भी अंग्रेजों के गुलामी के शिकार हो चुके थे। पूरे भारत में अंग्रेजों का जाल फैल चुका था, जिससे स्पष्ट होता है कि अब केवल झांसी ही नहीं बल्कि पूरा देश संकट में था। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से हमने यही गाथा सुनी है। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार,
नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी रोई रनिवासों में। यहाँ पर कवियत्री कहती है कि अंग्रेजों के अत्याचार के कारण रानी झांसी की रानी अपने अरण्यवासों में रो रही थी और नवाबों की बेगम भी गहरे दुखों में बेहाल थी। दुख का कारण क्या था? केवल सत्ता छीनना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों की निर्लज्जता भी थी। वे रानियों के बहुमूल्य गहने, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। रानियों के बहुमूल्य गहने और कपड़े तक छीन लेते थे और उन्हें कलकत्ता के बाजारों में बेचने के लिए भेज देते थे। सरेआम नीलाम छापते। अंग्रेजों के अखबार बड़े गर्व के साथ सरेआम नीलामी के विज्ञापन छापते थे। उन विज्ञापनों में प्रत्यक्ष रूप से लिखा होता था कि नागपुर के जेवर ले लो या लखनऊ का प्रसिद्ध नौलख हार ले लो। जो आभूषण रानियों की शोभा थे और जो राजघरानों की मर्यादा का हिस्सा थे, उन्हें बाजारों में सस्ते मूल्यों पर बेचा जा रहा था। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। इस प्रकार भारत की स्त्रियां, जिनकी मर्यादा सदैव पर्दे यानी कि घर के भीतर सुरक्षित रहती थी, आज उनकी इज्जत विदेशी हाथों में नीलाम हो रही है। यह अपमान पूरे देश में स्वाभिमान की चोट पर था। बुंदेलखंड के लोक गायकों से हमने यही गाथा सुनी है। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना। कवित्री कहती है कि अंग्रेजों के शासन में गरीब जनता अपनी कुटियों में अत्यंत कष्ट सह रही थी, तो दूसरी ओर राजघरानों के लोग महलों में भी अपमान से घायल थे। विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। महलों के लोग भी अपमान से आहत थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। पूरा देश दुखी था, लेकिन भारतीय वीर सैनिकों के मन में भी अभी भी अपने पूर्वजों के गौरव और स्वाभिमान जीवित था। वे अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए व्याकुल थे। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। विद्रोह की इसी कड़ी में नाना धुंधु पंत पेशवा युद्ध के लिए आवश्यक संसाधन, हथियार, सैनिक आदि सब जुटाने लगे थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। इसी बीच उनकी मुंह बोली बहन छबीली, कौन? रानी लक्ष्मीबाई ने साक्षात रणचंडी का रूप धारण कर युद्ध का खुला आह्वान कर दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। उन्होंने औरतों को शस्त्र उठाने और अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए प्रेरित किया। यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का एक महायज्ञ था। रानी के मुख्य उद्देश्य भारतीयों के हृदय में बुझी हुई देशभक्ति और ज्योति को पुनः जगाना था। ऐसा हमने हर बोलों के मुख से सुना है। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। कवित्री कहती हैं कि आज़ादी की यह लड़ाई पूरे समाज की साझा लड़ाई बन चुकी थी। जहां महलों में विद्रोह की आग थी, वहीं झोंपड़ियों में भी, झोंपड़ियां यानी कि जहां पर आम जनता थी, उन लोगों ने भी आग को ज्वाला का रूप दे दिया था। इसका अर्थ कि राजाओं और प्रजा दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया।
यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी किसी दबाव में नहीं आई, बल्कि भारतीयों के हृदय से निकली थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। विद्रोह की यह लहर इतनी तेजी से फैली कि झांसी और दिल्ली के लोग जाग उठे। लखनऊ में भी आज़ादी की लपटें फैल गईं। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। मेरठ, कानपुर और पटना जैसे शहरों में भी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारी हलचल और विद्रोह कर दिया। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। यहाँ पर जबलपुर और कोल्हापुर जैसे सुदूर क्षेत्रों में भी आज़ादी को पाने की बेचैनी और हलचल पैदा होने लगी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक व्यापक जन आक्रोश फूट पड़ा था। बुंदेलखंड के लोक गायकों से हमने यही गाथा सुनी है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अविराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कवयित्री बताती हैं कि आज़ादी के इस स्वतंत्रता महायज्ञ की वेदी पर कई देशों के श्रेष्ठ वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में अनेक ऐसे वीरों के प्राणों की आहुति हुई। इस महान संघर्ष में नाना धुंधु पंत पेशवा, तांतिया टोपे, चतुर अजीमुल्ला खां जैसे विख्यात नाम शामिल थे। इनके साथ ही अहमद मौलवी ठाकुर, कौरव सिंह सैनिक अभिराम, अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आकर्षक व्यक्तित्व वाले वीर सैनिकों ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया। भारत के इस इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। भारत के इतिहास रूपी आकाश में इन वीरों के नाम सदैव सितारों की तरह अमर रहेंगे। आने वाली पीढ़ियां उनके त्याग और शौर्य से प्रेरणा लेती रहेंगी। लेकिन आज यह विडंबना है, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। आज यह विडंबना है कि उस समय के अंग्रेज शासकों की दृष्टि से में उनका देश प्रेम और बलिदान एक जुर्म या अपराध कहलाता था, जिसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। बुंदेलखंड के लोक गायकों हर बोलों के मुँह हमने यही गाथा सुनी है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर आया वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भारत के अन्य वीरों की कहानियों के पीछे छोड़कर अब हम झांसी के युद्ध के मैदान की ओर चलते हैं। वहां रानी लक्ष्मीबाई वीरों के बीच एक वीर योद्धा यानी मर्द बनकर अंग्रेजों के बीच मुकाबला करने के लिए निडर खड़ी थी। तभी अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा और भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। रानी ने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध आसमानों के बीच था, क्योंकि एक ओर सत्ता के मद में चूर अंग्रेज अधिकारी और दूसरी ओर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली साक्षात शक्ति स्वरूपा रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। रानी के प्रहार इतने तीव्र और सटीक थे कि वॉकर जख्मी होकर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसे इस बात की अनोखी हैरानी थी कि एक महिला इतना जबरदस्त युद्ध कौशल कैसे दिखा सकती है।
बुंदेलखंड के लोक गायकों से हमने रानी की यही कहानी सुनी है। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर से खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई। अंग्रेजों को पराजित करते हुए रानी लक्ष्मीबाई आगे बढ़ी और 100 मील का कठिन रास्ता पार करके कालपी पहुंची। इतनी लंबी यात्रा और तेज दौड़ के कारण उनका घोड़ा बुरी तरीके से भूमि पर गिर पड़ा। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, घोड़ा थक गया और भूमि पर गिर गया और तुरंत ही स्वर्ग सिधार गया। रानी के लिए यह एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति थी। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। लेकिन रानी तब भी नहीं रुकी। यमुना के किनारे अंग्रेजों और रानी के बीच पुनः भीषण युद्ध हुआ, जहां अंग्रेजों को एक बार फिर से रानी के हाथों कड़ी हार का सामना करना पड़ा। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। युद्ध जीतते हुए साहसी रानी आगे बढ़ी और उन्होंने ग्वालियर के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। ग्वालियर के राजा सिंधिया, जो अंग्रेजों के मित्र थे, रानी के साहस और पराक्रम को देखकर भय के कारण उन्होंने अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। रानी की वीरता की कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों से खूब सुनी है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेलहर फूलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों को। यहाँ पर कवित्री बताती है कि ग्वालियर पर अधिकार करने के बाद रानी को विजय तो मिल गई, परंतु यह खुशी अधिक समय तक ना रही, क्योंकि अंग्रेजों की एक विशाल सेना ने उन्हें घेर लिया था। इस बार रानी के सामने अंग्रेज जनरल स्मिथ था। रानी के पराक्रम के आगे स्मिथ टिक न सका और उसे भी मुंह की कहानी पड़ी, अर्थात बुरी तरीके से पराजित हुआ। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। इस युद्ध में रानी अकेली नहीं थी, उनकी 2 निडर और साहसी सखियां काना और मंदरा भी उनके साथ युद्ध क्षेत्र में उतरी थी। इन दोनों वीरांगनाओं ने युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी भारी मार मचाई थी। इन दोनों वीरांगनाओं ने अपनी तलवारों से शत्रु सेना पर भारी तबाही मचाई और रानी का डटकर साथ दिया। रानी और उनकी सखियों का शौर्य देखकर अंग्रेज चकित रह गया, किंतु पर पीछे ह्यूरोज आ गया। तभी युद्ध के मैदान में पीछे की ओर से एक और अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। रानी, जो पहले से ही स्मिथ से लड़ रही थी, अब पीछे से आए इस नए संकट के कारण चारों ओर से घिर गई थी। हाय घिरी अब रानी थी। ह्यूरोज की सेना ने रानी को घेर लिया था। कवियत्री हाय शब्द का प्रयोग कर उस मर्म स्पर्शी क्षण को व्यक्त करती हैं जहां रानी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने यही कहानी सुनी है कि रानी वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी और वह अंत तक पुरुषों के समान वीरता के साथ अंग्रेजों से लड़ती रही थी। जो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया तो
था यह संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर, यानी रानी को ब्रिटिश सेना के द्वारा चारों ओर से घेर लिया जाने पर भी रानी ने हिम्मत नहीं हारी। वे अपनी तलवार से मार काट मचाती हुई दुश्मनों की सेना को चीर कर पार निकल गईं। किंतु सामने नाला आया, लेकिन तभी उनके सामने एक गहरा नाला आया। यह संकट विषम अपार, गहरा नाला आया रानी के लिए अत्यंत कठिन और विषम संकट था। उनका पुराना और प्रशिक्षित घोड़ा तो मर चुका था। अभी जो रानी के पास था वो नया घोड़ा था। नया घोड़ा नाले को पार करने में असफल होकर रुक गया। रानी एक शत्रु बहुतेरे, घोड़ा के रुकते ही पीछे से जो पीछा कर रहे थे शत्रु घुड़सवार वहां पर पहुंच गए और रानी अकेली थी और शत्रु बहुत सारे थे। अंग्रेजों ने चारों ओर से रानी को घेर लिया। होने लगे वार पर वार और रानी पर वार करने शुरू कर दिए। अंततः शत्रुओं से लड़ते हुए वह सिंहनी के समान साहसी वीरांगना घायल होकर भूमि पर गिर पड़ी और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गईं। बुंदेलखंड के लोक गायकों से हमने यही गाथा सुनी है कि रानी ने मर्दों के समान अंग्रेजों से लड़ती रहीं और मुकाबला करती रहीं। रानी गई सिधार चिता, अब उनकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, कवियत्री बताती हैं कि वीरगति प्राप्त करने के बाद रानी परलोक सिधार गई। अब उनकी सवारी राजसी पालकिया घोड़ा नहीं, बल्कि अग्नि की वह दिव्य चिता थी जिस पर वे सवार होकर अनंत की ओर प्रस्थान कर रही थीं। मिला तेज से तेज, रानी के शरीर का तेज यानी आत्मा का प्रकाश अग्नि के तेज से मिल गया। वह इस अलौकिक सम्मान की सच्ची अधिकारी थी क्योंकि उनका पूरा जीवन प्रकाशमय और तेजस्वी था। अभी उम्र कुल 23 की थी। रानी जब वीर गति को प्राप्त हुई तो उनकी आयु केवल 23 वर्ष की थी। इतनी सी छोटी आयु में इतना महान कार्य। मनुज नहीं अवतारी थी, वह कोई मनुष्य नहीं थी, वे अवश्य ही ईश्वर का कोई अवतारी शक्ति थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। वे गुलामी की जंजीरों में जकड़े हम भारतीयों को जीवित करने और हमारे भीतर चेतना जगाने आई थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई, वे अपने बलिदान के माध्यम से हमको आज़ादी का मार्ग दिखा गईं और जो सीख दी हमें सिखानी थी वह सीख भी सिखा गईं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उससे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्रांति की मशाल जला दी। बुंदेलखंड के लोक गायकों से हमने रानी की यही कहानी सुनी है। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे,
लक्ष्मीबाई को अंतिम विदाई देते हुए कवयित्री कहती हैं कि हे रानी, आप इस संसार से विदा हो गई, किंतु हम समस्त भारतवासी आपके इस महान और त्याग और उपकार के लिए को सदैव याद रखेंगे। आपका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरा यह बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। यह देशवासियों के हृदय में कभी ना मिटने वाली स्वतंत्रता की लौ जलाता रहेगा। भले ही आने वाले समय में इतिहास चुप हो जाए, होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। भले ही आने वाले समय में इतिहास चुप हो जाए, अर्थात अंग्रेज आपकी वीरता को इतिहास के पन्नों से मिटा दें, भले ही सच्चाई को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, या अंग्रेज जीत के नशे में चूर होकर अपनी तोप के गोलों से पूरी झांसी का नामो निशान मिटा दें, लेकिन आपकी वीरता को कोई नहीं मिटा सकता। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, अंग्रेज झांसी को मिटा दें, लेकिन आपकी वीरता को कोई नहीं मिटा सकता। तेरा स्मारक तो ही होगी। रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व इतना महान और विशाल है कि उन्हें याद रखने के लिए पत्थर के स्मारक की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं अपनी वीरता की एक अमिट निशानी है। उनका चरित्र और साहस ही उनका सबसे बड़ा स्मारक है, जो युगों युगों तक अमर रहेगा। बुंदेलखंड के लोक गायकों हर बोलों के मुख से हमने यही गाथा सुनी है कि वह महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जो पुरुषों के समान अदम्य वीरता के साथ लड़ी। इस पाठ से मिलने वाली सीख। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के माध्यम से बच्चों हमने इस पाठ में सीखा कि देशभक्ति सबसे सर्वोपरि है। अपने देश की रक्षा करना और स्वतंत्रता के लिए हर व्यक्ति को समर्पित रहना चाहिए। साहस और वीरता के महत्व को इस पाठ में बताया है कि कठिन परिस्थितियों में भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि बहादुरी से सामना करना चाहिए। महान लक्ष्य जैसे स्वतंत्रता के लिए बलिदान देना, अपने देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना हम सभी के मन में होनी चाहिए। नारी शक्ति का महत्व। रानी लक्ष्मीबाई ने दिखाया कि महिलाएं भी पुरुषों के समान वीर और सक्षम होती हैं। महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, अन्याय और अत्याचार को सहना नहीं, बल्कि उसका विरोध करना और उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आत्मसम्मान की रक्षा। अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। प्रेरणा और आदर्श जीवन। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम साहसी, निडर और देशभक्त बने। बच्चों, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति, साहस और आत्मसम्मान की भावना जागृत करना है। यह कविता भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों से हमारा परिचय कराती है और बताती है कि स्वतंत्रता अमूल्य है, जिसकी रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है। साथ ही यह नारी शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये पूरा पाठ, ये पूरी कविता का भावार्थ आपको समझ में आया होगा। बच्चों, आपको ये कविता अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस कविता को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।